एक सरकारी बंगला जो बाहर से बिल्कुल ही शांत दिखता था, लेकिन उसके दीवारों के अंदर कुछ ऐसे राज छुपे हुए थे जिसके बारे में सोचकर भी लोगों की रूह कांप जाती है। उस बंगले में जज उपेंद्र राजखुआ अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन बहुत दिनों से उपेंद्र राजखुआ अपने परिवार के साथ गायब थे। इसी सिलसिले में सीनियर आईपीएस ऑफिसर वरदा शर्मा उनको ढूंढते हुए सिलीगुड़ी के होटल सेबॉय के रूम नंबर 3 तक पहुंच गए। उपेंद्र राजखुआ से मिलकर जब वरदा शर्मा ने उनसे पूछा कि आपका परिवार किधर है, तो कपकपाती हुई हाथों से उन्होंने एक कागज में लिखकर बताया, माय फैमिली इज नो मोर। क्या हुआ था उनके परिवार के साथ? कौन था उपेंद्र राजखुआ? चलिए आज के वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। वेलकम टू द सत्यवाणी। आई एम योर होस्ट दिव्यज्योति रॉय। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टर्बिंग केस ऑफ असम जज उपेंद्र राजखुआ। उपेंद्र राजखुआ असम के एक जाने माने जज थे। असम जुडिशियल सिस्टम में बहुत सालों से काम करने वाले राजखुआ जी अपने टेन्योर के लास्ट के फेज में असम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट में एक एज ए सेशन जज पोस्टेड थे। धुबरी आने के बाद पहले के कुछ दिन उन्होंने सर्किट हाउस में गुजारा, क्योंकि तब तक उनको कोई सरकारी बंगलो अलॉट ही नहीं हुआ था। सरकारी बंगलो अलॉट होने के बाद ही उन्होंने अपने परिवार को गुवाहाटी से धुबरी तक बुलाया। बुलाने के कुछ दिन बाद उनकी पत्नी पुतली राजखुआ, उनकी बड़ी बेटी निर्मली उर्फ लीनू, उनकी मझली बेटी जुनाली उर्फ लूना और उनकी सबसे छोटी बेटी रूपाली उर्फ फोंटू गुवाहाटी से धुबरी आ गई। आप लोग उनके बेटियों के निकनेम ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे आने वाले कहानी में हम लोग उनको उनके निकनेम से ही बुलाने वाले हैं। साल के इस समय असम में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। धुबरी में दुर्गा पूजा देखने के बाद लूना और भोंटू गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उनके कॉलेज की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। लेकिन राजखुआ जी की पत्नी और उनकी बड़ी बेटी उनके साथ ही धुबरी में ही रह गए। राजखुआ जी को फूलों का देखभाल करना बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने अपने बंगलों के सामने एक सुंदर सा बगीचा तैयार किया था। उस बगीचे को और अपने बंगलों को देखभाल करने के लिए उन्होंने अपने अंदर कुछ हाउस हेल्प्स को काम में रखा था। एक दिन राजखुआ जी ने अपने हाउस हेल्प्स को बुलाया और कहा कि मेरे वॉशरूम के पीछे एक पेड़ का तना है जो जमीन में गड़ा हुआ है, तो उसे उधर से उखाड़ के फेंक दो। उनकी बातों के मुताबिक हाउस हेल्प्स ने उस पेड़ के तने को हटा दिया था। हटाने के बाद उधर एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका था। जब हाउस हेल्प ने पूछा, सर क्या हम ये गड्ढा भर दे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी मत भरो, क्योंकि मैं कुछ दिन बाद इधर फूल लगाने वाला हूँ, तो मैं खुद ही इस गड्ढे को भर लूंगा। और कुछ दिन बाद किचन के पीछे भी एक ऐसा ही गड्ढा फूल लगाने के बहाने से खुदवाया गया। उसके बाद कुछ महीनों तक उनका जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। उसी बीच वो रिटायर भी हो चुके थे। लेकिन कुछ दिन बाद उनकी जिंदगी में आया एक ऐसा काला राज जिसके बारे में सुनकर आप लोगों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती। दुर्गा पूजा की ही तरह असम में सरस्वती पूजा भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज में ये पूजा मनाया जाता है। सरस्वती पूजा के दिन अपने हाउस हेल्प्स को बाहर भेजने के बाद खुद भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने गए और देर रात 8 बजे घर लौटे। उसी रात डिनर करने के बाद राजखुआ जी को अपनी पत्नी और बेटी के साथ आग सेकते हुए हाउस हेल्प्स ने आखिरी बार देखा। सुबह आकर पुतलू जी और लीनू घर में नहीं दिखाई देने पर हाउस हेल्प में से ही एक ने राजखुआ जी को पूछा कि वो लोग कहाँ गए। राजखुआ जी ने बड़े ही आराम से बोला कि वो लोग सुबह ही कोकराझार के लिए निकल गए। अपने मालकिन के बिना बताए जाने पर उनको कुछ शक तो हुआ, लेकिन अपने बड़े साहब को और कुछ नहीं पूछ पाया। बिजन नाम के एक और हाउस हेल्प ने उस दिन एक और अनोखी बात नोटिस की। घर में इतने सारे नौकर होने के बाद भी राजखुआ जी अपने कपड़े उस दिन खुद धो रहे थे। हालांकि वो अपने कपड़े खुद नहीं धोते हैं। विजन ने कुछ और बात भी नोटिस किया। बाथरूम के पीछे के पाइप से लाल पानी निकल रहा था और वॉशरूम के पीछे जो बड़ा सा गड्ढा था वो भी अचानक से भर चुका था।
लेकिन इसके बारे में भी रास्कोजी से विजन ने बाकी हाउस हेल्प की तरह कुछ नहीं पूछा। कुछ दिन बाद रास्कोजी ने गुवाहाटी से अपने बाकी दोनों बेटियों को भी धुबुरी बुला लिया था। बाकी लोगों की तरह उन्होंने अपनी बेटियों को भी यही बताया था कि उनकी माँ और बड़ी बहन कोकराझार घूमने गई है। धुबुरी आने के बाद कुछ दिन तक उनके बेटियों के साथ उनका जिंदगी नॉर्मल चल रहा था। वो उनके साथ मजाक मस्ती करते थे, उनके साथ लॉन में बैडमिंटन खेलते थे, सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाते थे। इसके साथ साथ उनके हाउस हेल्प के साथ भी उनके दोनों बेटियों का रिश्ता बहुत अच्छा हो चुका था। मानो उनके साथ काम करना, उनके साथ बात करना उनके रूटीन का एक हिस्सा बन चुका था। बंगलों में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 25 फरवरी की सुबह जब हाउस हेल्प को रास्कोजी की बेटी उनके घर में नहीं दिखी तो रास्कोजी के पास जाकर उनके बेटियों के बारे में पूछा तो रास्कोजी ने बताया कि सुबह सुबह उनको गुवाहाटी भेज दिया गया क्योंकि उन लोगों का एग्जाम नजदीक आ चुका था। ये सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके अगले ही दिन उमेश नाम के एक माली के जरिए वो दूसरा गड्ढा जो किचन के पीछे खुदवाया गया था वो भी भर दिया गया था। उसके अगले कुछ महीनों तक रास्कोजी उसी बंगलों पर रहे। इधर दूसरी तरफ पुतली रास्कोवा का भाई ब्रदर शर्मा, जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले ही बात किया था, उनको उनकी बहन की खबर फरवरी महीने से नहीं मिला था। इसके बारे में जब रास्कोवा जी के साथ उन्होंने कॉल में बात किया तो रास्कोवा जी ने उनको बताया कि उनके परिवार दिल्ली में है और कुछ दिन बाद वो भी दिल्ली में जाने वाले हैं। जब लाख कोशिश करने के बाद भी ब्रदर शर्मा का उनके बहन के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ तो उन्होंने खुद धुबुरी जाने का फैसला किया। धुबुरी जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने रास्कोवा जी के हाउस हेल्प्स के बारे में पता लगाया। उन्हीं में से एक ने उनको रास्कोवा जी के साथ हुए मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो सिलीगुड़ी के होटल सेबॉय में रुके हुए हैं। सिलीगुड़ी का नाम सुनते ही ब्रदर शर्मा अपने साथ कुछ ऑफिसर्स को लेकर सिलीगुड़ी के लिए तुरंत रवाना हो गए। जब ब्रदर शर्मा ने सिलीगुड़ी के होटल सेबॉय के रूम नंबर 3 से उपेंद्रनाथ रास्कोवा को ढूंढ कर निकाला तब किसी को अंदाजा ही नहीं था कि असम के हिस्ट्री का सबसे खौफनाक, मैं फिर से बोल रहा हूं कि असम के हिस्ट्री का सबसे खौफनाक फैमिली मर्डर केस अपना असली चेहरा दिखाने वाला है। जब ब्रदर शर्मा रास्कोवा जी से मिले तो उनसे पूछा, आपकी वाइफ और बेटियां कहाँ है? उनका जवाब हर बार बदलता रहा। उन्होंने कभी कहा मेरी वाइफ और बेटियां दिल्ली में हैं, फिर कभी कुछ और। इसी बदलते हुए बयान को देखकर पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स का शक और गहरा हो गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तेज हो गई। पुलिस ने धुबुरी के ऑफिशियल बंगलों के हर एक कमरे को, हर एक कोने को अच्छी तरीके से तलाशी की। फिर कुछ देर बाद इन्वेस्टिगेशन ऐसी जगह जा पहुंचा जहां से पूरा केस का रुख ही बदल गया। ऑफिशियल बंगलों के गार्डन से बहुत सारी हड्डियां बरामद हुई। वो हड्डियां कुल 4 लोगों की हड्डियां थी। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ने और इन्वेस्टिगेशन ने प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत करना शुरू किया। हर एक सबूत जो उस बंगलों से मिल रहा था वो एक ही बात बता रहा था, ये सिर्फ एक गुमशुदगी का केस नहीं था, ये एक मल्टीपल मर्डर केस बन चुका था। रास्कोवा जी को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने अपनी वाइफ और तीनों बेटियों का खून किया और उसके बाद हर एक सबूत को मिटाने की कोशिश की। कोर्ट में दोनों तरफ से जोरदार बहस हुई। प्रोसिक्यूशन ने हर एक रिकवरी, हर एक विटनेसेस और सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कोर्ट में रखा। कई सुनवाइयों के बाद प्रोसिक्यूशन के हर एक एविडेंस को परखते हुए रास्कोवा जी को कोर्ट ने दोषी ठहराया और उनको मौत की सजा सुनाई। रास्कोवा जी ने बाद में इस फैसले को ऊपर की अदालत में चैलेंज किया। उन्होंने राष्ट्रपति जी को भी लेटर लिखा, लेकिन उनके ऊपर लगा हुआ हर एक कन्विक्शन और डेथ सेंटेंस बरकरार रहा। एक वक्त था जब वो जज की कुर्सी पर बैठकर दूसरों की जिंदगी का फैसला सुनाते थे, लेकिन आज कानून ने उनके जिंदगी का फैसला सुना दिया था। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था,
ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जब एक कानून का रखवाला ही आरोपी बन जाए तब इंसाफ का असली इम्तिहान शुरू होता है। सोचिए, अगर हम लोग रासुका जी को एक जज के नज़र से ना देखकर एक पिता और एक पति के नज़र से देखें, उनके बेटियां जिनके लिए उनके पिता सिर्फ एक जज नहीं थे, उनके हीरो थे, वो आवाज़ जिसने सोने से पहले उनको कहानियाँ सुनाई होगी, वो हाथ जिसने उनको चलना सिखाया होगा, उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा उन्हीं हाथों से उनकी मौत लिखी हुई है। और एक पत्नी जिसने अपने पति के साथ सारा जिंदगी बिताया, हर एक मुश्किल में उसका साथ दिया, लेकिन उनको भी क्या पता था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जिस पर भरोसा किया वही उनके ज़िंदगी का आखिरी इम्तिहान बन जाएगा। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो 4 मौत नहीं था, इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा था वो भरोसा जो हमेशा के लिए दफन हो चुका था। भरोसा बहुत ही कीमती चीज़ होता है। एक परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं, भरोसे से भी जुड़ा हुआ होता है, और जब ये भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं, कई जिंदगियां बिखर जाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही सच्ची कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ दीपज्योति और आप लोग देख रहे हैं सत्यवानी।